तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एसएससी जीडी का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपया है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए, कह क्या रहा है कि हमारे पास अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये है आपका 800 रुपया। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपया। उसके बाद इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो दो ठो डिस्काउंट दिया जाता है। पहला तो वो खुद छूट देता है 10% का। दूसरा, उसका सीजन नहीं चल रहा, मतलब कि आपका जो धंधा है वो मंदा चल रहा है, जिसकी वजह से वो आपका 5% का और भी डिस्काउंट दे देता है। तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। देखिए, पहली छूट जब दे देगा तो बचेगा इसके पास 90। 10% का छूट दे देगा तो इसके पास कितना बचा? 90। और दूसरी बार 5% की छूट देगा तो कितना बचा इसके पास? 95। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। फिर यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। फिर आपका 5 से काटेंगे, या ऐसे कर देते हैं, 9 पचे 45 और 9 नवा 81। 81 और 4 कितना हो जाएगा? 85। फिर बचा यहाँ पर 8 और बटा में 10। अब यहाँ पर 8 का गुणा 5 में करवा देंगे तो 8 पंच 40 और 8 पंच 40, 4 44, 8 ठाई 64, 64 और 4 हो जाएगा 68। बटे में 10 है तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। यानी कुल मिला जुलाकर आया आपका 684 रुपया। कितना आ गया आपका? 684। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कितना? आपका 684, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देंगे। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन लग चुका है। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर लग चुका था। हमने मतलब उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे इसको। हम फिर से पढ़ के इसको सुना देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपया प्रति लीटर से 110 रुपया प्रति लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे? दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए, यानी लगभग दशमलव में ले जाइए तो दो स्थान तक। तो चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पर जो कीमत थी पहले वो था 95 रुपया। जो इसकी कीमत थी वो थी पहले 95 रुपया। 95 रुपया से बन गया 110 रुपया। ठीक है, यानी कीमत बढ़ गया। पहले 95 का मिलता था, अब 110 का मिलने लगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे, देखिए यहाँ से यहाँ जो वृद्धि हुई वो हुई 15 रुपया का। ठीक है, 15 रुपया का हो गया, क्योंकि 5 5 10, 9 1 10 और 1 11। यानी जो वृद्धि हुई वो 15 रुपया का हुआ। लेकिन प्रतिशत में कितना हुआ? तो आप कहोगे कि प्रतिशत में निकालना है तो 15/95 गुणित 100 और लगा दीजिए यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 19। यानी कुल मिला जुलाकर आएगा आपका 300/19%। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब कितना कमी कर दी जाए उसके खपत में ताकि उसके खर्च में कोई भी प्रभाव न पड़े। तो ऐसे प्रश्नों में फार्मूला लगता है आपका ए प्लस, या ऐसे कर देते हैं 100 प्लस ए, और गुणे यहाँ पर 100 और लगा देते हैं प्रतिशत। ये जो ए है ये हमने अभी निकाला, ये ए का मान है। ए का मान है 300/19। यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आपका 300/19, फिर यहाँ पर 100 प्लस 300/19 गुणे
100 और परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए 19 का 100 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1900। 1900 में अगर हम 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2200, और 19 से 19 खत्म कर देंगे तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा यहाँ पर देखिए 300, और नीचे आपका बचा हुआ है 2200, और गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत, तो डबल जीरो खत्म कर दिए, बचा 300, ठीक है। अगर हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पर 11, तो 5 तिहाई 15 मतलब 150/11, और ये प्रतिशत में आएगा। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, तो 11 कम 11, बचा 4, 4 जीरो 40, तो 11 तिया 33, बचा 7, तो 11 छक्का 66, बचेगा आपका 3, तो 11 दूना 22, लगभग 13.62% आया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देख रहे हो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 13.64, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी जो है वो सही उत्तर है, और यहाँ पर हमारा सवाल का आंसर भी मैच कर रहा है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि 3x 12 और 2x प्लस 7 समानुपात में है, समानुपात मतलब होता है एक ही अनुपात में है, तब 6x का मान बताइए। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, 3 है, फिर अनुपाते है यक्स, फिर समानुपात का चिन्ह है आपका 12, उसके बाद फिर अनुपात का चिन्ह है और लिखा है 2x प्लस 7, ये इस रूप का है। तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है, 6x का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए कि यक्स की वैल्यू कितना आएगी। जब यक्स की वैल्यू हमको पता हो जाएगी तो हम लोग 6x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो समानुपात में होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 × 21, और यहाँ पर इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब यहाँ पर 6x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 21 बराबर, अब यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। यानी हमसे 6x की वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पर, और 6x की वैल्यू कितना निकल कर आया, 21 निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर आप सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 21, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और हम इसको इरेज करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है कि 650 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में यक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि दिया हुआ है आपका इस तरीके का वृत्ताकार पथ। जब इस तरीके का वृत्ताकार पथ आपका दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे, तो इस पर दो लोग दौड़ते हैं, कौन कौन, यक्स और वाई, और ये ट्रैक की जो लंबाई है वो है 625 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। यहाँ पर जो यक्स की चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वाई की चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है समय, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल,
यानी अगर हम समय पहला निकालें तो देखेंगे कि आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है आपका 625 और आपका जो चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 दूना 36 यानी 5 दूना 10। तो T1 बराबर आ गया 625/10 और ये सेकंड में आएगा। ये किस में आएगा? सेकंड में आएगा। उसके बाद दूसरा जो समय है T2, ये कितना आएगा? तो 625 जो कि हमारा डिस्टेंस है और चाल है आपका 54। तो यहाँ पर 5/18, 18 तिरिक 54 तो 5 तिहाई 15, यानी ये हो जाएगा 625 बटा के यहाँ पर 15। ठीक है, अब हमको करना क्या है? अब हमको ये करना है कि हम लोग, चूंकि ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जब दौड़ रहे हैं तो ऊपर का हम लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो समय है, एक है 625/10 और दूसरा है 625/15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले का लसा, यानी ऊपर वाला कितना है 625, तो ये 625 ही हो जाएगा। और नीचे का हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर 10 और 15 का ले लेंगे मस। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए, ये तब नियम अप्लाई होता है जब वो लोग एक ही दिशा में क्या करते हैं, दौड़ते हैं। बट यहाँ पर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। जब ये विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक चलेगा इधर से, दूरी चलेगा 625 मीटर, लेकिन आप समझिए यहाँ पर हो जाएगा 625 प्लस। अब क्या करना है? अब इनकी चालों का योग, क्योंकि देखिए जब ये विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो इनकी चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6×4=10, 5×3=8=9, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 90। और इसको अगर हम बदल दें किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 18×5=90, तब 5×5 हो गया 25, यानी 625/25। इसको काटेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट तब अप्लाई होता है जब वो लोग एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 25×25 हम 625, यानी जो समय आएगा वो आएगा 25 सेकेंड। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 25 सेकेंड, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये लोग एक ही दिशा में चल रहे होते तब तो ये जो तरीका हम लगा रहे थे वही तरीका लगता। बट ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो आपका जो दूरी है वो तो वही है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चलने की वजह से इनकी चाल को जोड़ दिए, फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, भाग दे दिए, तो हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर दिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? जबकि आप पाई का मान 22/7 यूज करिए। तो देखिए हमारे पास एक इस तरीके का शंकु, इस शंकु में ये होता है तिर्यक ऊंचाई जिसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर, और ये होता है हाइट जिसका मान दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका हाइट है। तो हमको निकालना क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके लिए फार्मूला लगता है पाई आर एल। तो सबसे पहले आर की हमको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे त्रिक चलता है इसका 7, 24 और 25 का। ये जो है ये 90 अंश का है, इसका मतलब ये है ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। जिसमें से दो ठो दिया है, 24 और 25 दिया है, तो जो तीसरा होगा वो कितना होगा, 7 होगा। मतलब जो हमारी त्रिज्या है वो 7 है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 और यल की वैल्यू दिया है 25। तो 7 से 7 खत्म, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55। मतलब ये हो गया आपका 550। रुपया में नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो रुपए में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि जो हम ये काम कर रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 1240, 1240 नहीं 2040 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है, वो यक्स है। 21 माइनस यक्स का मान क्या है? तो समझिए हमारे पास दो संख्या है, एक है 1560 और दूसरा है आपका 2040। इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इसको पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जब ये विभाजित कर दे तो इसका मतलब इसका मस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मस। तो मस निकालेंगे तो इसका इसमें भाग कर देंगे, यानी भाग विधि से। ठीक है, इस तरीके से भाग विधि से हम लोग इसका मस निकाल लेंगे। तो एक बारी में ये जाएगा, ये हो जाएगा 1560, यहाँ पे बचेगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि देखिए 0 0 8 6 14 5 4 9 1 10 1 1 2, इसमें भाग करेंगे 1560 का, तो आप जानते हो कि 3 बार जाएगा। 3 जीरो हम 0, 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14। यहाँ पर बचेगा 120। 120 से अगर हम लोग किसको काट देंगे 480 को, तो 12 चौक 48 होता है। यानी ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। जब ये पूरी तरीके से कट गया तो क्या बचा? 120 बचा, यानी इसका जो मौसा होगा वो होगा 120। अब यक्स की वैल्यू 120 है। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था 121 माइनस यक्स। तो आप बताइए कि 121 माइनस यक्स का मतलब 120 रख देंगे तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? एक। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया हुआ है एक, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभी के पास एक ठोस गोला है। अभी एक लड़का जिसके पास एक ठोस गोला है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, वह इसे दो बराबर भागों में काट देता है और इस पर पेंट करता है। पेंट का खर्चा 10 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। गोले और अर्ध गोले के पेंटिंग के खर्चे का अंतर लगभग कितना आएगा? जबकि आप पाई का मान 22/7 यूज करिए, और जो आंसर का मान बताइए वो लगभग 2 अंक तक दशमलव के बाद आपका होना चाहिए। यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि ये दशमलव में आंसर आएगा, ऑप्शन से भी लग रहा है, लेकिन कितना आएगा यही हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि इसके पास इस तरीके का एक गोला था जिसका व्यास था डी, मतलब डायामीटर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों 5 सेंटीमीटर? क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका आप निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो r की जगह पर 5 रखेंगे तो 4 पाई, r का मान 5 पचे 25 कर देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका हो जाएगा 100 पाई। यहाँ पर ये हो गया 100 पाई। ठीक है, अब करना क्या है कि अब वह इसे दो बराबर भागों में बांट देता है। जब इसे आप दो बराबर भागों में बांटेंगे, ऐसे काट देंगे, तो एक भाग इस तरीके से दिखेगा, दूसरा भाग कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसे दो भागों में काट दिए। जब इसे दो भागों में काटा गया तो फिर इसके ऊपर पेंट किया गया। पेंट किया गया, जैसे ये पूरा गोला है। ठीक है, अगर इसको पेंट किया जाएगा तो पेंट करने का जो खर्चा आता है वो 10 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर आता है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 10 रुपया आएगा। तो यहाँ पे 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका खर्चा कितना आएगा? तो इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 100 पाई गुणित्ते 1000, मतलब 10 से गुणा करा देंगे तो 1000 पाई रुपया आ जाएगा। ये जब गोला कटा नहीं था तब का खर्चा है। अब देखिए गोले को जब काटा गया
तो ये वाला भी भाग पेंट किया गया और ये वाला भी भाग पेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गोले को पेंट किया गया, इसको भी पेंट किया गया और ऊपर वाले को भी, यानी यहाँ पर भी क्या किया गया, इसको पेंट किया गया। तो इस तरीके से ये पेंट किया हुआ पार्ट का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर का मान कितना रखेंगे, 5, 5 का स्क्वायर तो 5 पचे 25, 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर अब ये तो क्षेत्रफल आया है, अभी इसका खर्चा निकालेंगे तो 10 से गुणा करा देंगे। अगर इसका खर्च निकालें ये हो जाएगा 750 पाई रुपया, क्योंकि 10 से गुणा कराएंगे 75 में तो हो जाएगा आपका 750। अब यहाँ पर ये एक का आया, ऐसे दो ठो हैं, दो ठो हैं तो इसमें दो का गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, 1500 पाई रुपया। अब 1500 पाई ये ज्यादा है और ये कम है, इनके बीच का अंतर आपसे क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए इसके बीच का जब अंतर पूछा जा रहा था तो आप 1500 पाई में से 1000 पाई घटा देंगे तो मिलेगा आपके पास 500, और पाई का मान अब रख दीजिए 22/7, तो 22 पंचे 110, मतलब ये हो जाएगा आपका 110, डबल जीरो और लगा देंगे, बटा हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से भाग आप करेंगे 11,000 में, तो कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ पर कर देते हैं 7 एकम 7, कितना बचा, 4 बचा, 4 और जीरो कितना हो गया 40, तो 7 पचे 35, कितना बचा आपका 5 बचा, 5 जीरो हो गया 50, तो 7 सते 49, कितना बचा आपका 1, 1 जीरो 10, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर बचा 3, तो 7 चौक 28, यहाँ बचा 2, तो 7 दूना 14, लगभग आपका 1571.42 रुपया आया। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर आप देखिए एक में, यानी ए में 1571 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और वहां पे लिखा हुआ है दशमलव के बाद 4 3, यानी ये जो दो है लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, क्योंकि अभी तक तो ये रुकेगा नहीं, अभी ये आगे भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है, मतलब लगभग उसकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख के करीब है। अगले 2 वर्षों में 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है, मतलब अगले 2 साल तक वो 12.10 लाख तक बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो बताइए कि वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या है, मतलब किस दर से वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो ए है वो दिया हुआ है 12.10, जो पी है वो दिया हुआ है 10, आर की वैल्यू पूछा जा रहा है, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कौन से फार्मूले से लगने वाला है। फार्मूला क्या लगता है, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर एन। जब जनसंख्या की वृद्धि अथवा कमी होती है तो इसी फार्मूले का यूज करके क्या किया जाता है, हमारे सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान जनसंख्या होता है उसको पी माना जाता है, जो बाद बढ़कर जनसंख्या होती है उसको ए माना जाता है, वृद्धि दर को आर माना जाता है, और जितने समय में जनसंख्या बढ़ती है उसको यन माना जाता है। तो यहाँ पर ए का मान हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 12.1, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बराबर पी का मान कितना है 10 है, और यहाँ 1 + r/100 की पावर यन, यन का मान कितना है 2 है। ये जो आपका गुणा में ही इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से मिटाकर कर देते हैं बटा 10। अगर ये दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 121 और नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पर 1 + r/100 की पावर 2,
ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 121 का वर्गमूल होता है 11, और 100 का वर्गमूल होता है 10। यहाँ पे हो जाएगा 1 + r/100। अब देखिए जो प्लस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर कर देते हैं 11/10 -1 = r/100। तो 10 × 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1/10 बराबर हो जाएगा r/100। और एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे तो 10 × 10, यानी r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10%। यानी जो जनसंख्या के बढ़ने का अनुमानित दर है वो है आपका 10%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए 10%। तो चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य का 15 दिनों में पूरा करेंगे, यानी शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे कितने घंटे काम करके। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला यूज होता है, यमवन व्यक्ति H1 घंटा प्रतिदिन यानी D1 दिन में काम करके W1 भाग को कंप्लीट करता है, तो उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटा में D2 दिन काम करके W2 भाग में क्या करेगा, पूरा करेगा। इसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पहले में दिया हुआ है आपका 14 व्यक्ति, यहाँ पर हो जाएगा 14 व्यक्ति कितना घंटा काम करते हैं, तो आप कहोगे सर 7 घंटे काम करते हैं, कितने दिन तक, तो यहाँ पर 18 दिन तक। किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में करते हैं, कितना भाग, 5/12 भाग, ठीक है। अभी काम का कितना प्रतिशत बचा, अगर काम को एक माने तो एक में से आप 5/12 को घटाएंगे तो 7/12 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यम टू का मान कितना दिया हुआ है, 21 व्यक्ति हैं, यानी 21 व्यक्ति कितने घंटे काम करेंगे यही पूछ रहा है, और काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 15 दिनों में। तो यहाँ पर हो गया 15, और जो बचा हुआ शेष काम था कितना, 7/12। तो आप करिए क्या, यहाँ पर 12 से 12 तो पहले कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा 5 और 7। तो यहाँ पर आप 7 से काटिए इसको, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 × 6 = 18, 6 हो गया। उसके बाद क्या बचा, इसको काटिए फिर से, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर बचा देखिए 14 दूना 28 और बटा की 5, और ऊपर बचा है 5/7, और यहाँ पर H2। अब 7 का गुणा करवा देंगे तो 7 हो जाएगा 56, 7 दूना 14, 14 × 5 हो जाएगा आपका कितना, 19, और यहाँ पर 5 बचे कर देंगे 25, तो हमारा H2 आ जाएगा। यानी 196/25 आपको करना है। तो 196/25 जब करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो आप जानते हो 25×7 = 175 होता है। 25×7 कितना होता है, 175। और 175 को अगर हम 196 में से घटाए तो बचेगा 1, और यहाँ 2, और यहाँ हो जाएगा 25। यानी 7 सही 21/25 घंटे में वो पूरा काम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, 7 सही 21/25 घंटे लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है।
देखिए, अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि यम, यन और ओ क्रमशः 22, 24 और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जैसे कि यम पहले दिन कार्य करता है, यन दूसरे दिन कार्य करता है और ओ तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर यम चौथे दिन कार्य करता है, और इस प्रकार यह क्रम जारी रहता है, तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा होगा। कहने का मतलब यह है, तीन लोग हैं और तीन लोग बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर काम को पूरा करते हैं। हम देखते हैं कि यम के एक दिन का काम कितना होगा। तो यम जो है कुल काम करता है 22 दिनों में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/22 भाग। यन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा। यन पूरा काम करता है आपका 24 दिन में, तो एक दिन में काम करेगा 1/24 भाग। और ओ कितने दिनों में काम करता है, तो ओ एक दिन में करेगा 1/16 भाग, क्योंकि पूरा काम वो 16 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ये तीनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करेंगे तो 3 दिन बनेगा, यानी 3 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/22 प्लस 1/24 प्लस 1/16। ठीक है। अगर हम कॉमन ले लें दो, दो कॉमन ले लें इनमें से, 1/2 कर देते हैं, तो बचेगा 1/11 प्लस 1 बटा यहाँ पर 12 प्लस 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप समझिए कि 11, 12 और 8, 12 और 8 का लसा जो होगा वो तो हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 12 दूना 24 और 8 त्रिक 24। बट 11 का लसा नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे 11 × 24। तो 11 से 11 खत्म, तो बचेगा ऊपर 24। फिर यहाँ पर 12 दूना 24, तो 11 दूना हो जाएगा 22। फिर 8 त्रिक 24, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में जो 2 है, 1/2 वो लगा रहेगा। तो आपका 24 और 22 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 46 हो जाएगा। 46 और 30 कितना हो जाएगा, 76। 76 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 79 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ऐसे, 3 2 5 4 9, 3 2 5 2 7, 79 हो गया। और बटे कितना बचा हुआ है, तो बटे बचा हुआ है यहाँ पर देखिए, गुणा करवाइए। 11 चौक 44, या 24 का 2 में गुणा करा देते हैं तो 48 आ जाएगा। 48 का 11 में गुणा कराएंगे तो 11 अट्ठे 88, और 11 चौक 44, 44 और 88 कितना हो जाएगा, 44 और 8 52 हो जाएगा। ठीक है। 8 4 12 होता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग 3 दिन में 79/528 भाग काम कर लेंगे। ठीक है। ये 3 दिन की बात है। अगर हम कहें कि ये काम कितने दिनों में हो सकता है, मान लेते हैं कि ऐसा, यानी 79 को अगर 528 के करीब ले जाना हुआ तो कितना आपका गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 7 सते 49 हो सकता है, लेकिन 7 बार ले जाएंगे तो 7 नवाई 63, 7 सते 49, 49 और 6 हो जाएगा आपका 55। जबकि यहाँ 52 ही दिया हुआ है, तो 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार। यानी अगर हम ऊपर दोनों पक्षों में, मतलब इधर 3 है, इधर आपका देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 जो है 3 दिन में कितना काम हुआ है, 79/528। अगर हम इसमें 6 का गुणा करते हैं और इसमें भी 6 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी ये वाला जो पार्ट है ये 18 आ गया, और ये वाला पार्ट हो गया आपका 6 नवाई 54, हासिल 5, 6 सते 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47 बटा कितना हो जाएगा, 528। यानी लगभग 18 दिन काम पूरा हो चुका है। जब 18 दिन काम पूरा हो चुका है तो अभी काम कितना शेष है। अगर कुल काम को 1 माने तो 1 में से अगर हम 528 को गुणा करा दें तो हो जाएगा 528। 528 में से 474 को घटा दें तो जो बचेगा वो बचेगा शेष काम, जिसको यम फिर से शुरू करके करेगा एक दिन, फिर यन आएगा, फिर ओ आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 4। फिर यहाँ पर देखिए 12, 12 में 7 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पर है 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर हो गया आपका 528, यानी ये काम आपका बचा हुआ है। अब यम आएगा। ठीक है। यम और यन, और आपका कितना आ, होगा है ओ। ठीक है। यानी यम, यन और ओ।
अभी बचे हुए हैं, अब इनका साइकिल शुरू होता है। साइकिल शुरू होने से मतलब ये है कि अब फिर यम काम करेगा, फिर यन काम करेगा, फिर ओ करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यम और यन अगर एक एक दिन काम करेंगे तो 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन काम कितना करते हैं? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/, अगर 2 कॉमन ले लें तो ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/11 प्लस 1/12। तो कुल मिला जुलाकर 1/2 और यहाँ पर 12 और 11 हो जाएगा 23 और बटा हो जाएगा 132। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 23 और यहाँ पर 32 दूना 64 और यहाँ पर 2। कुल मिला जुलाकर ये लोग काम करते हैं 23/264। ठीक है, 23/264 को अगर आप ध्यान से देखिए, इसका गुणा करवा दें। इसका क्या करवा दें? गुणा। 2 से ऊपर गुणा करवा दे, 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 46 और बटा हो जाएगा 528। इसका मतलब ये है कि 18 दिन तो तीनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन 2 दिन में यम और यन काम करेंगे तो 46/528 भाग पूरा हो जाएगा, जो कि लगभग 54/528 भाग के बराबर है। तो लगभग लगभग 18 दिन पहले और 2 दिन अब लग रहा है। तो 18 दिन और 2 दिन कुल कितना हो जाएगा आपका? 20 दिन। यानी ये जो काम पूरा होगा लगभग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 20 दिनों में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, ए में दिया हुआ है 20 दिन और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है 6, 9, 18 का चौथा समानुपाती है। तो आप जानते हो चतुर्थ समानुपाती के लिए फार्मूला होता है B/C/A। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6, 9 और उसके बाद दिया हुआ है 18। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसका गुणा करवा देंगे, यानी 9 गुणे कर देंगे 18 और बटे में कर देंगे 6। तो 6 त्रिक 18 और 9 त्रिक हो जाएगा आपका 27। इसका मतलब ये है कि जो चौथा समानुपाती है वो है आपका 27। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 27 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। लिखा हुआ है महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 हैं। वह छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? तो देखिए 5 विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना होगा? तो 5 गुणे औसत। औसत कितना है उसका? 62 है। प्लस उसमें 6 यानी छठवां वाला विषय में जो अंक प्राप्त किया उसको जोड़कर और भागे कर देंगे 6। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि 5 दूना 10 होता है, 5 छक 30 और 1 31 होता है और यहाँ पर हो गया 71 बटा 6। आपका 0 1 1 हो जाएगा, 7 और 1 8 और यहाँ 3 6 हो जाएगा। तो 6 छक्का 36 बचा 2, तो 6 त्रिक 18 3 बच गया। तो आपका जानते हैं कि 6 चौक 24 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 6। तो 0 बच जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 9 54। लगभग कितना आ गया आपका? 63.49। तो 63.49 का मतलब क्या हो गया? 63.5। यानी ये लगभग कितना आ गया? 63.5। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 63.5 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 7 और 14 हैं। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या y।
इसका जो मस दिया हुआ है, तो जब मस दिया रहता है तो पहली संख्या हो जाता है 7x, दूसरी संख्या हो जाता है 7y। अगर इनको जोड़ें, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 21 के। ठीक है। उसके बाद क्योंकि कहा था कि दो संख्याओं का योग 21 है, अगर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। यानी अंकों का जो योग है वो है 3। ठीक है। यहाँ पर फिर कह रहा है कि अगर उनका लसा निकाला जाए तो 14 आता है। तो हमें क्या बताना है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। यानी हमसे पूछ रहा था 1/x प्लस 1/y का मान। तो इसका अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा यक्स वाई। यहाँ पर अगर हम इसको यक्स से यक्स काटेंगे तो बचेगा वाई, वाई से वाई काटेंगे तो बचेगा यक्स। कुल मिला जुलाकर हमारे पास बचा यक्स प्लस वाई बटा यक्स वाई। अब यक्स प्लस वाई का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 3। और यक्स वाई मतलब इन दोनों संख्याओं का लस है, जैसे संख्या यक्स है और वाई है, इसका लसा निकालेंगे तो यक्स वाई आएगा। यक्स वाई का मान 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 3/14। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3/14, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन लगा देते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इरेज करते हैं, सॉल्व तो करेंगे ही। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार हर दर्जन पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त में देता है। मतलब अगर आप पेन खरीदेंगे एक दर्जन तो उसमें आपको एक पेन एक्स्ट्रा देगा। ठीक है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाला जो डिस्काउंट है यानी छूट है, प्रतिशत की गणना करें। सभी पेन का क्रय मूल्य समान है, दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित। मतलब दशमलव के बाद आप एक स्थान तक उसका आंसर ले सकते हो। तो आप समझिए, दुकानदार आपको 13 पेन दे रहा है। 12 पेन का तो एक दर्जन हो गया। 12 पेन का कितना हो गया? एक दर्जन हो गया। जब आप उससे 12 पेन लेते हैं तो आपको एक पेन और दे देता है फ्री में। ठीक है। तो कुल कितना पेन दिया? 13 पेन। 13 पेन दिया तो कई पेन आपको डिस्काउंट में दिया। आप कहोगे सर एक पेन। ठीक है। यानी 13 पर छोड़ रहा है आपका एक, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 1/13 गुणते हो जाएगा 100%। तो आप जानते हो 13 सते 91 होता है। कितना बचा यहाँ पर? 9 बचा। 9 से 90 हो जाएगा। आप जानते हो कि आप 13×6 = 78 होता है। यानी लगभग दशमलव लगा देंगे तो 7.6% आएगा। तो कौन से विकल्प में आपका मैच किया? यहाँ पर परसेंटेज लगा देते हैं। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7.6, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन लग चुका है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक की यात्रा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। यानी वो जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट बताएं एवरेज स्पीड, ऐसी कंडीशन में तो फार्मूला लगता है, देखिए 2xy बटा एक्स प्लस वाई। अगर वो पहाड़ी पर चढ़ रहा है कितने किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वापस आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्योंकि आप जानते हो कि इस तरीके से पहाड़ी हो गई तो ऐसे चढ़ेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, क्योंकि चढ़ाई है। और जब उतर रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि ढलान है, जल्दी जल्दी लुढ़कता हुआ चला आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी एवरेज स्पीड इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा 6 × 10 बटा 6 + 10। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, दहा में 120, और यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है। 4 से काट देते हैं तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। या ऐसे काट देते हैं 8 × 1 = 8, नहीं ऐसे ही काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15/2। 15/2 का मतलब कितना होता है? 7.5। 7.5 का मतलब होता है 7.5। यानी उसकी जो
एवरेज स्पीड होगी वो होगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन से ऑप्शन में आपका मैच किया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7.5, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा है कि भिन्न 3/4 का प्रतिशत तुल्यता ज्ञात कीजिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने के बराबर आएगा? तो आप जानते हो कि 3/4 होता है, उसमें 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे, 4 25 हम 100 हो जाएगा, और 25 तिया 75। कितना आ गया ये परसेंटेज में? 75%। और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 रुपया हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वो निवेश किया कितना? 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया जब वो निवेश किया, एक साल के अंदर वो बन गया 34,200। तो आप कहोगे कि ब्याज कितना आया? ब्याज आया 4200 रुपया। ये ब्याज है, ठीक है। कितना? 4200 रुपया। कितने साल में? एक साल में। तो सबसे पहले इसका दर ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें चाहे आपका साधारण ब्याज निकालें, एक साल का ब्याज दोनों का ही समान होता है। तो हम लोग ब्याज की दर बराबर फार्मूला लगाएंगे। ब्याज जो कि है 4200 रुपया गुणित 100 बटे मूलधन। मूलधन हमारे पास था 30,000 रुपया। उसके बाद गुणे समय। समय था एक साल। तो आप देखिए 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा आपका दर। दर कितना हो गया? काटेंगे तो हो जाएगा 14%, क्योंकि आप जानते हो 14 तिरिक 42 होता है, ठीक है। इसको हमने पूरी तरीके से विभाजित कर दिया। अब हमको दर पता चल गया। आप जानते हो कि ये जो अगले साल की राशि है, ठीक है, ये पहले साल की राशि पर जो ये धन मिला हुआ है, ये चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, इसलिए अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर। आप जानते हो कि पहले साल का मिश्र धन अगले साल का मूलधन बन जाता है। तो अब हमारे पास जो मूलधन है वो है आपका 34,200 रुपया। अब इस पर एक साल का ब्याज कितना लगेगा? तो ब्याज दर आपको पता है, कितना पता है? 14%। बटा कर देंगे 100 और गुणे कर देंगे 1। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसको हम लोग जब निकालेंगे, चूंकि अब चक्रवृद्धि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए, हालांकि इससे भी हो जाएगा, ठीक है, इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो निकल रहा है ये मिश्रधन नहीं निकल रहा, ये निकल रहा है ब्याज। ब्याज निकाल कर हम इसी 34,200 में जोड़ेंगे। हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करते तो और हो जाता, कोई बात नहीं, लिख दिए हैं तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे डबल जीरो खत्म। 14 दूना हो जाता 28, 14 चौका 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर हासिल 5, 14 त्रिक 42, 42 और 5 हो जाएगा 47, ठीक है। ये क्या आया? ये आया ब्याज। और हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारे पास तो मूलधन है 34,200, उसमें हम लोग 4,788 रुपया जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 8 8 9 8 3, यानी 38,988 रुपये। तो कौन से विकल्प में आया? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 38,988 रुपया, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपको बी को टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हम। अब देखिए
हमारा जो अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 3 साइकिलें 16,500 रुपया में खरीदी जाती हैं और परिवहन लागत 200 रुपया प्रति साइकिल है। परिवहन लागत का मतलब उसको लाद कर वहां से यहाँ तक ले आए हैं, उसके लिए हर साइकिल पर 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज दिए हैं। ठीक है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप समझिए कि यहाँ पर 3 साइकिल खरीदा है बल्क में 16,500 रुपया का, हर साइकिल पर यानी एक साइकिल पर खर्च करता है 200 रुपया, तो 3 साइकिल पर कितना खर्च करेगा? 600 रुपया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल जो खर्चा होगा 16,500 प्लस 600, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 0, 6 5 11 और यहाँ पर 7 1, यानी ये हो गया आपका कितना? 17,100 रुपया। 17,100 रुपया उसका टोटल खर्चा है। ठीक है। अब इस पर वो 8% का डिस्काउंट, 8% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो तीनों साइकिल को अगर बल्क में बेचेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108/100। 108 कैसे आया? 100 में हम 8 जोड़ दिए बटा 100 कर दिए, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल रहा है विक्रय मूल्य 3 साइकिल का। तो 171 का हमको 108 में गुणा करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा करवा देते हैं 108 का। ये हो जाएगा 8, 8 सते 56, यहाँ पर 8 एकम 8 पाँच 13, 0 0 0, यहाँ पर 1 7 और 1, ये हो जाएगा 8 6 4 8 और 1। ठीक है। और यहाँ पर हो गया वो 18,468 रुपया। ठीक है। ये हो गया 3 साइकिल का। कितने साइकिल का हुआ? ये 3 साइकिल का। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? प्रत्येक साइकिल का कितना मूल्य होगा? तो यहाँ पर हम प्रत्येक साइकिल के लिए 3 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 3 6 18, फिर हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, यानी हो जाएगा 6,156 रुपया। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 6,156 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन। 19वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर समझिए कि दो ट्रेनें ऐसे चल रही हैं इस तरीके से, एक दूसरे की ओर। एक की जो रफ्तार है वो है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब वो लोग क्या करती हैं, 180 किलोमीटर जब वो लोग पहुंचती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा कर ली है। तो दोनों यानी बेंगलोर और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर समय निकालना है। ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल। अब वो लोग इसके बीच जो डिफरेंस है चाल का, आप कहोगे कितने का है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो डिस्टेंस कवर किया है एक्स्ट्रा, वो कितना है? उनके बीच का अंतर कितना है? यानी ये डिस्टेंस का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 180 किलोमीटर। तो समय का कितना अंतर होगा, यानी कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। चाल है आपका 15। ठीक है। यहाँ पर इसको काट देंगे तो टी बराबर आपका आ जाएगा 15 कम 15 और 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है। जो समय आया वो आया 12 घंटा। कैसे पता? उनके बीच चालों का जो कितना अंतर था उसको निकाल दिए, और समय आपका दूरी का कितना अंतर था वो दिया था, भाग कर दिए तो समय निकल गया। अब समय निकल गया तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो आप जानते हो यहाँ पर अब हमको करना क्या है? अब हमको ये करना है कि डिस्टेंस कवर करना है। तो डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी यस इंटू टी। तो अगर वो गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बेंगलोर से चली, 12 घंटा तक चली, तो कितना आपका डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप कहोगे 12 96, मतलब 960 किलोमीटर। ठीक है।
और दूसरी गाड़ी जिसकी चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 12 घंटा चली, तो कितना दूरी कवर की? तो आप कहोगे ये बेंगलोर की है और ये है चेन्नई की, ठीक है। अब 12 का हम 95 में गुणा कराएंगे, तो 12 पंचे 60 और 12 नवैया 108, 108 और 6 हो जाएगा 114 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था, दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 0 0 0, 6 4 10, यहाँ 0, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, यानी 2100 किलोमीटर। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपका? 2100 किलोमीटर। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2100 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, कह रहा है कि विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% पर खरीदता और 25 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं कि उस वस्तु को खरीदा गया था 100 रुपया में। कितने रुपए में खरीदा गया था? 100 रुपया में। यानी क्रय मूल्य हमने अपने से माना कितना? 100 रुपया। 5% की हानि पर बेचा गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया 95 रुपया, क्योंकि 100 में से हमने क्या किया? 5 को घटा दिया। अब क्या किया जाता है? अब किया जाता है कि कहा है कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, मतलब 100 रुपया में नहीं खरीदेगा, अब खरीदेगा 20 रुपया कम करके, यानी खरीद रहा है 80 रुपया में, ठीक है, और 25 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब समझिए, पहले बेच रहा था 95 रुपया में, अब 80 रुपया में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेचेगा, तो कितना रुपया में बेचेगा? तो 80 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 120/100। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 12×8 = 96। यानी अब वो अगर 96 रुपया में बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य में कितने का अंतर हुआ? आप कहोगे कि 1 का, यानी 96 रुपया में पहले 95 में बेचता था, अब बेच रहा है 96 में, तो कितने का अंतर है? 1 रुपया का। 1 रुपया का तब अंतर है जब हमने माना है इसको 100। हकीकत में कितने का अंतर है? क्योंकि वहां पर कहा है ना कि यदि वह आपका 20% कम में खरीदता और 25 रुपए अधिक में बेचता, तो अब ये अंतर कितने के बराबर हो गया? 25 रुपया के। यानी एक की वैल्यू है 25, तो 100 रुपया क्रय मूल्य माने थे, तो 100 रुपया की वस्तु कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 रुपया का। एक की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू 2500। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2500, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्न बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।